नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर। आज एक बहुत अहम मुद्दे पर बात करनी है और वो मामला जुड़ा हुआ है इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस शेखर यादव से। जस्टिस शेखर यादव ने इतनी घृणात्मक टिप्पणियां करी थी पिछले कुछ दिनों में, तो उसके बारे में आज मैं नहीं बात करूंगी क्योंकि वो बात करने लायक भी नहीं है। लेकिन जो अभी हाल की खबर है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के 13 सीनियर वकीलों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस कुमार यादव के खिलाफ भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना को पत्र लिखा है। पत्र में सीजेआई से विवादित भाषण पर स्वतः संज्ञान लेने का अनुरोध किया गया है। आग्रह किया गया है कि मुद्दे की गंभीरता को देखते हुए जस्टिस यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए सीबीआई को निर्देश दिया जाए। यानी कि जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की बात इन सारे सीनियर वकीलों ने करी है। वकीलों ने के वीरास्वामी बनाम यूओआई 1991 मामले में निर्धारित कानून का हवाला दिया है। सीनियर वकीलों ने कारण बताए हैं कि आखिर सीजीआई को ऐसा क्यों करना चाहिए, उसको भी मैं बताती हूं, उसके बाद मैं चर्चा शुरू करूंगी। भारत के चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति के मामले में एक सहभागी पदाधिकारी हैं। संदर्भ अनुच्छेद 124(2) और 217(1) यहां तक कि एक जज को एक हाईकोर्ट से दूसरे हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने के लिए भी चीफ जस्टिस से भारत के राष्ट्रपति को सलाह लेनी चाहिए। यदि किसी हाईकोर्ट के जज की आयु के संबंध में कोई सवाल उठता है तो भारत के चीफ जस्टिस की सलाह के बाद राष्ट्रपति द्वारा उस सवाल पर निर्णय लिया जाएगा। ये सारी बातें उन्होंने कही हैं और दूसरे न्यायपालिका का प्रमुख होने के नाते चीफ जस्टिस मुख्य रूप से न्यायपालिका की अखंडता और निष्पक्षता के चिंतित होते हैं। अब जिन 13 सीनियर वकीलों ने ये पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं उसमें इंदिरा जयसिंह, आसपी चिनॉय, नवरोज सिरवई, आनंद ग्रोवर, चंद्र उदय सिंह, जयदीप गुप्ता, मोहन वी कटारकी, शोएब आलम, आर वैगई, मिहिर देसाई, जयंत भूषण, गायत्री सिंह और अवी सिंह शामिल हैं। हालांकि जस्टिस शेखर यादव ने स्पष्ट किया है कि वो अपने बयान पर कायम है, उन्होंने कुछ भी संविधान विरुद्ध नहीं किया है। अब आप ये देख लीजिए कि वो हाईकोर्ट के सिटिंग जज हैं और उनको ये लगता ही नहीं है कि उन्होंने संविधान के विरुद्ध ये काम किया है। इन सीनियर वकीलों ने कारण बताया है कि वो सीजीआई को ऐसा करने के लिए क्यों कह रहे हैं। भारत के चीफ जस्टिस को किसी जज के खिलाफ विचार किए जाने वाले किसी भी आपराधिक मामले की तस्वीर से बाहर नहीं रखा जा सकता। ये मामले में अपनी राय देने के लिए बेहतर स्थिति में होंगे और भारत के चीफ जस्टिस के साथ सलाह से सरकार को सही नतीजे पर पहुंचने में काफी मदद मिलेगी। सीआरपीसी की धारा 154 के तहत सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट किसी भी जज या चीफ जस्टिस के खिलाफ तब तक मामला नहीं दर्ज किया जा सकता जब तक कि मामले में भारत के चीफ जस्टिस से सलाह न ली गई हो। तो इन सीनियर वकीलों ने यह भी लिखा है कि सरकार को चीफ जस्टिस द्वारा व्यक्त की गई राय का उचित सम्मान करना चाहिए। यदि मुख्य न्यायाधीश की राय है कि वह अधिनियम के तहत कार्रवाई के लिए उपयुक्त मामला नहीं है तो मामला दर्ज नहीं किया जाएगा। यदि भारत का मुख्य न्यायाधीश स्वयं वह व्यक्ति है जिसके विरुद्ध आपराधिक कदाचार के आरोप हैं तो सरकार सर्वोच्च न्यायालय के किसी अन्य जज या जजों से परामर्श करेगी। मुकदमे के लिए मंजूरी देने के सवाल की जांच के चरण में भी इसी तरह का परामर्श होगा और यह आवश्यक और उचित होगा कि मंजूरी का सवाल भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह के अनुसार निर्देशित किया जाए। तो ये सारी बातें पत्र में लिखी गई हैं और आपको मैंने बताया कि कौन कौन से ये वकील हैं जिन्होंने ये बात लिखी है कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। तो मैंने सोचा कि आज इलाहाबाद के ही 2 वरिष्ठ वकीलों से बात की जाए ताकि जस्टिस शेखर यादव का जो असली चिट्ठा है वो हम यहाँ इस चानी पर खोले। जनगणमन 24/7 पर हमारे साथ इस समय इलाहाबाद हाईकोर्ट के वरिष्ठ वकील कमल कृष्ण रॉय जुड़ रहे हैं और हमारे साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील राजवेंद्र सिंह जुड़े हुए हैं। राजवेंद्र जी, हाँ, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की चर्चा मैं रॉय साहब से शुरू करूंगी कि रॉय साहब, ये जो 13 सीनियर वकीलों ने लिखा है कि एफआईआर दर्ज हो जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ, आखिर ये एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हो रही है? ये पत्र क्यों लिखकर ये संजीव खन्ना को ये बात बतानी पड़ी? वो तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। जी।
अनम्यूट कर लीजिए रॉय साहब, अनम्यूट करिए प्लीज। हाँ नीलू जी, आपने शुरुआती संबोधन में ये कहा कि ताकि कच्चा चिट्ठा जस्टिस शेखर यादव का खोला जाए। हम समझते हैं कि अब जो हालात इतने बिगड़ गए हैं कि इस पर बात होनी चाहिए कि कच्चा चिट्ठा हाईकोर्ट के उन तमाम जजों का खोला जाए जो भगवा झंडे में अपने को लपेटकर भारत के संविधान का शपथ लेकर न्याय देने का नाटक कर रहे हैं। इसी हाईकोर्ट में ऐसे भी जज हैं जो जजमेंट देते हुए कह रहे हैं कि धर्मांतरण का खतरा इतना बढ़ गया है कि अगर इसको रोका नहीं गया तो भारत में हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे। इसी हाईकोर्ट से गाय को राष्ट्रीय पशु, गीता को राष्ट्रीय पुस्तक बनाने की आवाजें जुडिशियल साइड से उठती है और इसी हाईकोर्ट के ऑनरेबल जजेस तड़पते रहते हैं कि किसी तरह से संभल और ज्ञानवापी का मुकदमा उनकी पीठ में आ जाए ताकि वो सरकार की तरफदारी में अपनी कुछ पुष्प समर्पण कर सके। आप देखिए अनुच्छेद 217 में हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति का हवाला दिया गया है, उनके कंडीशंस हैं और 3rd शेड्यूल में उनके ओथ और एफर्मेशन के कि क्या शपथ लेंगे। हम बस 2 लाइन आपको पढ़ देंगे कि हाईकोर्ट के एक जज को कौन सी शपथ लेनी पड़ती है जो जज को अपने कार्यकाल के आखिरी दिनों तक उस शपथ के हिसाब से काम करना है। बहुत I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established। हम भारत के संविधान की शपथ लेते हैं कि जो संविधान और कानून में जो चीज लिखा उसी के हिसाब से हम अपने कार्य का निर्धारण करेंगे। संविधान क्या कह रहा है? संविधान जो कह रहा है प्रियम्बल में देख लीजिए कि पीपुल्स ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व्ड टू सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। और एक चीज और 1 सेकंड के लिए मैं दिखाऊंगा, वो जो 51A है कॉन्स्टिट्यूशन का जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उसमें उन्होंने कहा कि एक हार्मोनियस सोसाइटी, तो सेकुलर इंडिया और हार्मोनियस सोसाइटी को साथ मिला के पढ़ा जाए तो इसमें हिंदू और मुसलमान दोनों की भावनाओं का कदर मिलना चाहिए, दोनों को बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। और बार बार संविधान हमारे तमाम फंडामेंटल राइट्स में कहता है कि जाति, धर्म, लिंग और रंग के आधार पर किसी तरह का मतभेद नहीं होना चाहिए। हमारे माननीय शेखर यादव जी क्या कहते हैं? माननीय शेखर यादव जी कहते हैं कि मुस्लिम का बच्चा बकरा और भैंस की कटता हुआ देखता है तो बड़ा निर्दयी होता है, हिंदू का बच्चा हनुमान चालीसा पढ़ता है माता की गोद में तो बहुत गुण होते हैं। और तालिबान का खतरा दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि बहुमत के हिसाब से इस देश की राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था चलेगी। जो मेजोरिटेरियनिज्म है सावरकर और मोदी जी का, जो गोलवरकर और सावरकर का बहुसंख्यकवाद है उसको उन्होंने भारत के संविधान से ऊपर रखा और एक तरह से धमकाया उस तरह से कि ये चलने नहीं पाएगा। अब न तो तुम 3 तलाक दे पाओगे न 4 बीवियां रख पाओगे। ये सारी घोषणाएं हुए थे विश्व हिंदू परिषद के मंच से। ऐसा नहीं है कि पहली बार कोई आरएसएस के विचारधारा के बहुत जज वकील भी हैं, आरएसएस की विचारधारा के होते हैं, बड़े वकील हैं इलाहाबाद और रहे हैं, यूनिवर्सिटी में टीचर रहे हैं और जज भी रहे हैं। लेकिन उन्होंने कोशिश किया कि जब तक वो जज की ड्यूटी डिस्चार्ज कर रहे हैं तब तक ये लगना नहीं चाहिए कि उनका विचारधारा उनके काम को प्रभावित कर रहा है। उन्होंने न्यूट्रलिटी और प्रो कॉन्स्टिट्यूशनल जज के रूप में अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह। रॉय साहब, जो जस्टिस शेखर यादव की इमेज है, जो उनकी छवि है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, वो क्या है? राजवीर जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अपना कैमरा भी ऑन कर ले, मैं उसके बाद उनके पास आऊंगी। जी हाँ बोलिए रॉय साहब, उसके बाद फिर मैं राजवीर जी के पास जाती हूँ। देखिए इधर कई जजों की वही छवि है और उनकी छवि बहुत पुष्ट हो गई है कि वो बाल संघी हैं। उन्होंने आंखें खोली है संघ की शाखा में। वो उनके बारे में तो कहा जाता है कि जहाँ मिंटो रोड पे जहाँ वो सुबह टहलने जाते हैं वहां संघ का शाखा भी लगता है
और वो वहां उसको ध्वज प्रणाम भी करते हैं। मैं इसको कंफर्म नहीं कर रहा हूँ। अदरवाइज वो बहुत सीधे शरीफ, अच्छे, मीठी बोलने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन मिंटो रोड पे जाके उसको ध्वज प्रणाम भी करते हैं, ऐसा लोग अब कहने लगे। तो वो पूरी तरह से संघ के विचार और संघ के आचार और संघ के सिद्धांत से प्रशिक्षित व्यक्ति हैं और हर तरह से झलकता। और कई जज ऐसे हैं जो जजमेंट के जरिए भी और जो ऑब्जर्वेशन कोर्ट में है, जो जजों के साथ उनके व्यवहार हैं, उससे उससे सीधा सीधा उनका कम्युनल बेंट ऑफ कम्युनल बायस उनका झलकता है। और ये 13 जजों ने, इसलिए 13 सीनियर वकीलों ने, मिहिर देसाई, गायत्री सिंह जैसे नामचीन वकील, इंदिरा जय सिंह, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिनको सलाम किया जाता है जुडिशरी न्यायपालिका क्षेत्र में, वो लोग सामने इसलिए आए हैं कि अभी एक हफ्ता पहले इंडियन एक्सप्रेस में जस्टिस खन्ना का एक इंटरव्यू छपा था। आई एम सरप्राइज्ड why a strong action has not yet been taken by the CGI। CGI किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? हमारे हाईकोर्ट के जस्टिस शमीम अहमद थे, बहुत अच्छे जज थे। लखनऊ में उनकी कार को किसी ने पीछे से दूसरी कार ने टच कर दिया, उनको कुछ गुस्सा आया, उनकी पत्नी वो उतर है, वो और पीछे आगे गाड़ी वाले को उन्होंने कुछ बड़ा भला बुरा करा, इतना ही था, सब विजिबल था, सीसीटीवी में था। और 3 दिन नहीं बीता कि जस्टिस शमीम अहमद को चेन्नई भेज दिया गया। न उन्होंने गाड़ी में से किसी को खींचा, न किसी को मारा। तो पब्लिक क्या कहेगी? आम जनता को क्या आपने संदेश दिया? क्योंकि उनका नाम जस्टिस शमीम अहमद है, इसलिए उनकी छोटी सी खता हम माफ नहीं कर सकते। ये सीजीआई कर रहे हैं, जिनकी अच्छी छवि है, जिनसे हम बड़ी उम्मीद करते हैं। वैसे उम्मीद तो चंचूड़ जी से भी करते थे, जब तक कि वो घर में, जब तक वो ईश्वर अपने देवता से पूछ के वो जजमेंट कहने की बात नहीं किए। नहीं, लेकिन अभी मोहम्मद जा सकते हैं आप। अच्छा, जस्टिस शेखर यादव साहब कह रहे हैं हमने कोई गलत नहीं किया। दिक्कत यह है कि किस तरह से जुडिशरी और उत्तर प्रदेश की सत्ता कदम ताल कर रही है कि माननीय योगी जी, जो हमारे श्रीमान मुख्यमंत्री हैं, वो सार्वजनिक रूप से वो बोल रहे हैं कि जस्टिस शेखर यादव ने क्या गलत किया। जस्टिस शेखर यादव से हम लोगों का कोई व्यक्तिगत मसला नहीं, हम लोग उनके प्रति बड़ा मित्रता का भाव रहा जब तक बार में थे। लेकिन जब आप कुर्सी पर बैठ गए तो आपको उन सिद्धांतों की बलि चढ़ा के किसी को नहीं खुश कर सकते हैं। नहीं, लेकिन ये जो पूरा माहौल है जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का, राजेंद्र जी मैं अब आपके पास आती हूँ, अनम्यूट कर लीजिएगा अपने आप को, कि इलाहाबाद हाईकोर्ट देश का सबसे सम्मानित, सबसे पुराना हाईकोर्ट है। आज जस्टिस शेखर यादव जैसे लोगों की वजह से इलाहाबाद हाईकोर्ट की क्या हालत हो गई है? क्या वहां के वकील लज्जित महसूस करते हैं? आप लोग तो उस हाईकोर्ट में काम कर रहे हैं, क्या आपको शर्म आती है कि भाई एक ऐसे हाईकोर्ट में हमें यहाँ पर अपने केसेस की पैरवी करनी पड़ती है, जहां के जजेस इतनी ब्रेजनली कम्युनल एजेंडा चलाते हैं, इतनी ब्रेजनली वो सरकार से अपने आप को संबद्ध करते हैं? क्या असलियत क्या है आपकी नजर से जस्टिस शेखर यादव की, और आज इनके साथ क्या किया जाना चाहिए आपके हिसाब से? जी राय सर ने जो बात कही, मैं उसका समर्थन करते हुए ही अपनी बात रखता हूं। एक तो मैं बेसिक चीज कहना चाहता हूं कि जो हमारे संवैधानिक लोकतंत्र में संविधान के हिसाब से जो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की जिम्मेदारी जो फिक्स की गई है, वो अनुच्छेद 12 में स्टेट की परिभाषा दी गई है। और ये कहा गया कि स्टेट यानी जो एग्जीक्यूटिव है, वो जब जनता के नागरिकों के अधिकारों पर हमला करेगी, उस समय जो संवैधानिक अदालतें हैं यानी उच्च न्यायालय अंडर आर्टिकल 226 और अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट, वो नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए एग्जीक्यूटिव के खिलाफ रिट जुरिडिक्शन में प्रोटेक्ट करेंगी। नागरिक अधिकारों की संरक्षक के तौर पर संविधान ने उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट को बनाया, और उस संविधान की शपथ लेकर जिनको नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए, एग्जीक्यूटिव के खिलाफ सुरक्षा करने के लिए जो जिम्मेदारी लेकर के बैठे हैं, अगर वो एग्जीक्यूटिव के प्रो माइंड से बैठेंगे तो वो उस बात को जिससे नागरिकों के अधिकारों का हनन होना है, एग्जीक्यूटिव के द्वारा किया जाना है, उसको देख ही नहीं पाएंगे। तो जो मुख्य जिम्मेदारी संवैधानिक अदालतों की है, वो उससे डिफर करेंगे। ज्यादा दिक्कत ये हो रही है कि जो प्रो गवर्नमेंट जजेस बैठ रहे हैं, जिनको गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी के आधार पे जज बनाया गया, जो या
गवर्नमेंट की चापलूसी, ये गवर्नमेंट को खुश करके बहुत लंबे समय तक सरकारी वकील रहने वाले लोग जो सरकार की कृपा पे मिलती है और फिर उनको जज बना दिया जाता है, तो वो समझ ही नहीं पाते कि उनकी जिम्मेदारी किसके प्रति है। आपकी जिम्मेदारी संविधान ने दिया है नागरिकों के प्रति, और नागरिकों को रिट जुरिडिक्शन में आप जो है नागरिकों के अधिकारों की रक्षा एग्जीक्यूटिव से करते हैं। दो व्यक्तियों के बीच के विवाद नहीं सुने जाते हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में रिट जुरिडिक्शन में। और जब जज जिसको सुनना है कि एग्जीक्यूटिव क्या गलत कर रही है नागरिकों के खिलाफ, वो खुद ही एग्जीक्यूटिव के माइंड से बैठेगा तो वो देख ही नहीं पाएगा। अगर जस्टिस शेखर यादव के ही निर्णयों को देखा जाए, पिछले 3 सालों के निर्णयों का एक विश्लेषण आया भी है, तो लगभग हर निर्णय में, यहां तक कि जमानत के केस में जिसमें उनको ये पाना है कि जो उनके सामने लिटिगेंट है उसको जमानत देना है कि नहीं देना, उसमें वो तमाम फिलॉसफी, हिंदू फिलॉसफी की बात करते हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु बनाया जाए, सरकार को निर्देश देते हैं, उत्तर प्रदेश के चुनाव टाल दिया जाए, इस तरीके के निर्देश देते हैं। तो आप देखेंगे कि ये प्राइमरी तौर पर अगर देखा जाए तो जज की जो जिम्मेदारी है, आप जिस जिम्मेदारी के लिए आप संविधान की शपथ लेके बैठे हैं, जो राय सर ने दोहराया, संविधान की शपथ जो लेते हैं आप उससे तो बिट्रेट करते ही करते हैं, आप बेईमानी भी करते हैं एक रूप में, क्योंकि आप जिस काम के लिए बनाए गए हैं आप वो काम नहीं करते हैं, और आप एक खास विचारधारा, सरकार को खुश करने के लिए या जो भी आपका रीजन हो, तो आप वहां पर बैठ के न्याय नहीं करते हैं। जब कोई जज ये ऐलान करता है कि हम हमारे लोग और तुम्हारे लोग, तो उसके पास जो चश्मा होना चाहिए जिसमें वो सबको बराबर से देखेगा, जो हमारा संविधान उम्मीद करता है न्यायपालिका में बैठे लोगों से, वो आई साइट खत्म हो जाती है। आप जब किसी को उसके रिलीजन के आधार पर देखते हैं, आप उसको उसके बैकग्राउंड, उसके जात के आधार पर देखना शुरू करेंगे, क्या समाज बना रहे हैं आप। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज जो न्यायालयों की जिम्मेदारी है, वो रूल ऑफ लॉ को इस्टेब्लिश करने की है, रूल ऑफ लॉ को कंप्लाई कराने की जिम्मेदारी एग्जीक्यूटिव के खिलाफ, न कि जो रूलिंग पार्टी है उसको खुश करने की या उसके लीडर्स को खुश करने की। आप देखिए नेक्सस देखिए, इधर एक तो हाई कोर्ट परिसर के अंदर विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठनों के कार्यक्रम होना ही अपने आप में दुखद बात है, और उस कार्यक्रम में सिटिंग जजों का जाना और इस तरीके की बातें करना, आप कैसे उम्मीद करते हैं कि उत्तर प्रदेश में 20-22% जो माइनॉरिटी की आबादी है उसके मुकदमे उनके यहां जाएंगे और इस तरीके की मानसिकता का जज नाम देख करके निर्णय नहीं करेगा। कौन वकील उनके यहां सुरक्षित महसूस करेगा कि हाँ उसको कानून के हिसाब से, रूल ऑफ लॉ के हिसाब से न्याय मिल पाएगा, और कौन लिटिगेंट ये उम्मीद करेगा। तो न्याय होने के साथ साथ न्याय होते हुए दिखना चाहिए, जो बेसिक प्रिंसिपल है नेचुरल जस्टिस का, वो कैसे रहेगा इस तरीके के व्यक्तियों से। और ये तो शेखर यादव जी ने बोल दिया, सार्वजनिक तौर पर इतनी बात हो गई, यहाँ हाई कोर्ट में बैठे मैक्सिमम जजों की हालत यह है कि सरकारी या सरकार समर्थित संगठनों के कार्यक्रमों में गेस्ट बनने के लिए होड़ सी मची हुई है। तो ऐसे दौर में जब आप और क्या पाना चाहते हैं, आप हाई कोर्ट के जज हैं, आप इसके पहले कहां से आप आए, क्या आपका रास्ता था, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन जो आपने जिम्मेदारी प्राप्त करी है देश के प्रति, आप इस देश में चुनिंदा लोग हैं जिनको संवैधानिक पद पर जिम्मेदारी मिली है, कम से कम वहां पहुंचने के बाद अपनी जिम्मेदारी का आप सही ढंग से निर्वाह करते। लेकिन ये अपनी जिम्मेदारी से निर्वाह न करना एक तरीके से देश के साथ और एक तरीके से अपनी जिम्मेदारी के साथ बेईमानी है, जो सहनीय नहीं है। और ऐसे माहौल में हम वकीलों के लिए बड़ी परेशानी है कि जज को खुश करें कि लिटिगेंट का जो कानून, जब आप रूल ऑफ लॉ के हिसाब से न्याय होना ही नहीं है, तो हम अब नहीं कह पाते अपने क्लाइंट से कि हाँ इस मामले में अन्याय कर रही है सरकार और आपको जो है इसमें न्याय मिलेगा, अदालत आइए। तो वहां करप्शन की हालत यह है कि अधिकारी जो है टेबल खोल के बैठे हैं कि आओ यहाँ पर पैसा दो और काम हो जाएगा। अदालतों की हालत यह है कि सरकार के खिलाफ आदेश पारित नहीं करना चाहते हैं, और ये एक जनरल ट्रेंड हो गया है हमारे न्यायालय में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में, कि मैक्सिमम जजेस 2-4 लोगों को छोड़ करके सरकार के खिलाफ कोई भी ऑर्डर पास करने में 1000 बार सोचते हैं, और बहुत मुश्किल हो गया है कि न्याय रूल ऑफ लॉ के हिसाब से यहाँ पर हो पाए। और हम लोगों को ये कॉन्फिडेंस नहीं रह गया कि अपने क्लाइंट को हम बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कि हाँ कानून सम्मत ढंग से ये फैसला नहीं है गवर्नमेंट का, या तुम्हारे साथ डिपार्टमेंट ये अन्याय कर रहा है और हम इसको तुमको अदालत के माध्यम से न्याय दिला पाएंगे, ये कॉन्फिडेंस के साथ हम नहीं कह पा रहे हैं अपने क्लाइंट्स को। इस तरीके की हालत हो गई है, और ये कहां जाके रुकेगा इसकी कोई सीमा नहीं दिख रही है कि
जजेज में ये होड़ है, आप और क्या प्राप्त करना चाहते हैं? आप न्यायाधीश हैं, उच्च न्यायालय में संवैधानिक पद पे बैठे हैं आप। अब तो कम से कम आप जो है अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करिए देश के प्रति, देश के लोगों के प्रति। और देश के लोगों को छोड़ दिया जाए तो देश क्या है फिर? देश के लोगों को घटा करके देश नहीं होता है। देश के लोगों के साथ अन्याय करके सत्ता को खुश करना या सत्ता के साथ खड़े हो जाना आपका काम नहीं है। तो ये बहुत दुखद स्थिति है। और मैं एक बात ये कहना चाहता हूं, सलूट करना चाहता हूं कि ये हमारे वरिष्ठ वकीलों ने जो चिट्ठी लिखी है मुख्य न्यायाधीश को, देखिए जब एग्जीक्यूटिव कुछ गलत करती है, संवैधानिक मैकेनिज्म ये है कि न्यायपालिका उसको दुरुस्त करेगी और नागरिकों के साथ न्याय सुनिश्चित करेगी। लेकिन जब न्यायपालिका इस तरीके की हालत में हो जाए कि वो खुद न्याय करना नहीं चाहती, खुद किसी एक आइडियोलॉजी के चलते आप जो है रूल ऑफ लॉ को कंप्रोमाइज करते हैं, संवैधानिक मूल्यों को कंप्रोमाइज करते हैं, तो उम्मीद की किरण है ये वकील जिनके पास अभी भी दिमाग है, जिनके पास अभी भी रूल ऑफ लॉ की समझ है, जो अभी भी संवैधानिक मूल्यों के आधार पर न्यायाधीशों पर भी सवाल उठा सकते हैं। और ये जो कंटेम्प्ट का एक औरा खड़ा किया गया है, मैं समझता हूं कि जब न्यायाधीश और न्यायपालिका अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह सही ढंग से ना करे, तो हर वकील की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो उन सवालों को उठाए जो जनता के लिए जरूरी है। और अगर न्यायपालिका इसको कंटेम्प्ट ट्रीट करती है तो ये कंटेम्प्ट 1000 बार हर वकील को करना चाहिए। जैसा कि जस्टिस कृष्णअय्यर साहब ने कहा था कि वकील का काम है कि न्यायपालिका के अंदर के जो कमियां हैं उसको उजागर करे, और अगर इसको कंटेम्प्ट ट्रीट किया जाए तो 1000 बार कंटेम्प्ट करना चाहिए। बिल्कुल, आप उन वकीलों को सैल्यूट कर रहे थे और मैं आप दोनों को सैल्यूट करना चाह रही हूँ, रॉय साहब और राजवेंद्र जी को, कि इतनी बेबाकी से आप जो बातें रख रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आप दोनों वकील हैं और आप लोगों ने ये जिस तरीके से बताया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में दिक्कत क्या है, बहुत कम लोगों के पास इस तरीके की हिम्मत होगी। और जो आपने अभी बातें बताई कि आप एक वकील होने के नाते आपके लिए कितनी मुश्किल की बात है कि जज कुछ कर रहा है, आप अपने लिटिगेंट को जो आपके पास केस लेकर आ रहा है, आप उसको क्या बोलेंगे? ये एक बहुत ही यथास्थिति जो आपने पेश की है। लेकिन अब मैं रॉय साहब के पास आती हूँ कि रॉय साहब, संजीव खन्ना जो कि मुख्य न्यायाधीश है देश के, उनको क्या चीज रोक रही है आज शेखर यादव के खिलाफ एक एक्शन लेने की? ठीक है, उनको जजेस को इम्यूनिटी मिलती है, उनके खिलाफ इम्पीचमेंट की बात कही जा रही थी, अभी सारी वो चीजें ठंडे बस्ते में है। और लगातार शेखर यादव के बारे में खबरें आ रही हैं कि कभी वो वीएचपी के फंक्शन में जा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, यानी कि वो उनकी गाड़ी कहीं नहीं रुक रही है। लेकिन जहां पर असली अकाउंटेबिलिटी की बात है, वो गाड़ी बिल्कुल ठप पड़ गई है। जी रॉय साहब। देखिए, संजीव खन्ना के सामने यह यक्ष प्रश्न है कि भारत के संविधान को कैसे बचाया जाए, और अब लग रहा है उनके पांव डगमगा रहे हैं। संजीव खन्ना अपने पीछे 2 पुरखों को देख रहे हैं। एक जस्टिस गोगोई है, वो उन 4 चुनिंदा जजों में से थे जिन्होंने उस समय के चीफ जस्टिस के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, और लगा कि यही 4 लोग तो हैं जो इस देश की न्यायपालिका के सेवनहार हैं, पालनहार हैं। और कैसे केंद्र सरकार ने गोगोई को साहब को ट्रैप किया और कैसे उनकी घेराबंदी करके उनको इतना मजबूर कर दिया कि जो चाहे सो उनसे जजमेंट लिया। यहाँ तक कि वो डे टू डे सुनकर अयोध्या का केस पूरा किए थे और अपने कार्यकाल में उस जजमेंट डिलीवर किए थे। और वो राज्यसभा में बैठ के अपना, दूसरे चंद्रचूड़ साहब एज ए चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट, ही वाज एक्सेलेंट चीफ जस्टिस, कानून के जानकार, ईमानदारी, पारदर्शिता, सब कुछ दिख रहा था। चीफ जस्टिस के रूप में भी गए तो बहुत सारी चीजें उनकी अच्छी आ रही थी, अच्छे जजमेंट। और कैसे मोदी सरकार ने उनको बिल्कुल पंगु बना दिया कि उनके घर में चले गए, इन्होंने घर में बुलाया, वहां पर पूजा गणेश वंदना हुआ, फिर इन्होंने अयोध्या जजमेंट में क्या बयान दिया कि सारी जीवन की। तो खन्ना साहब को, जस्टिस ललित जब रिटायर हुए तो उन्होंने कहा कि अब हमारा परिवार चैन के सांस लेगा, चैन की नींद सोएगा। तो जुडिशरी को इस तरह से घेरा जा रहा है। अभी देखिए, जब उमर खालिद के बेल एप्लीकेशन को वापस लिया कपिल सिब्बल साहब ने, तो उन्होंने किसी मीटिंग में कहा कि अब हम पहले से जान जाते हैं कि इस जज के हमको बेल मिलेगा या बेल नहीं मिलेगा। ये पूरा का पूरा पहले प्री डिटरमिन्ड हो रहा है कि यह जज की इस नाम के व्यक्ति को बेल देगा कि नहीं देगा। अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट में पंडित कन्हैयालाल मिश्रा के सम्मान में हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के बड़े सम्मानित जज लोग आए थे।
हर आदमी इस बात पे चिंता व्यक्त कर रहा है कि जजों की संख्या बहुत कम है। मोदी सरकार ने पूरे न्यायपालिका का गला घोट दिया है। कोई भी न्यायपालिका 50% उस पे फंक्शन कर रहा है। उसका कारण क्या है? जो अच्छे लड़कों का नाम जा रहा है बाहर से, जो तेज लड़के हैं, जो न्यूट्रल हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल वकालत करते हैं, उनका नाम पारित इसलिए नहीं हो रहा है कि ये उनके स्कूल ऑफ थॉट के नहीं है। वो संघ की दक्षिणा नहीं किया। वो संघ सावरकर और गोलवलकर की राजनीति से उनका कोई मतलब नहीं। वो प्योर प्रोफेशनल लोग हैं। और भारी संख्या में हर हाई कोर्ट से जजों के नाम वहां पर जाकर कूड़ेदान में पड़े हुए, डंप पड़े हैं। नाम क्लियर नहीं हो रहा। सुप्रीम कोर्ट चिल्ला रही, सुप्रीम कोर्ट की कोलेजियम चिल्ला रही है। और आज हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो 1993 का जो सेकंड एडवोकेट एसोसिएशन वाले जजमेंट के हिसाब से 180 जज होने चाहिए थे 1993 में। आज 2025 में वहां 60-70 जजों से वो काम हो रहा है। एक हाहाकारी स्थिति मची हुई है और इसकी सारी जिम्मेदारी मोदी सरकार की और केंद्रीय सरकार के विधि मंत्रालय की है कि वो सुप्रीम कोर्ट के प्रयासों को भी, जो नाम जा रहे हैं उसको भी वो हाथ पकड़ के रखे हुए। अभी सिर्फ एक जज का नाम, इस पर यह एक बहुत आश्चर्यजनक बात है कि हाई कोर्ट में सिर्फ एक जज की कंफर्मेशन की बात आ रही है जो कोलेजियम से प्रेसिडेंट किया गया, और उस जज का बैकग्राउंड भी 100% वही है जो हमारे माननीय श्री शेखर यादव जी का है। तो कुल मिला के जुडिशरी बहुत बुरे दौर से गुजर रही है। और जस्टिस खन्ना को अगर जस्टिस पुराने जजेस इनके साथ खड़े हैं, अगर 13 का मतलब समझ लीजिए कि पूरा सुप्रीम कोर्ट खड़ा है इनके, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पूरे हाई कोर्ट खड़े हैं, इनको सख्त कदम उठाना चाहिए। और कम से कम समथिंग, जो काटजू साहब ने एक जजमेंट में लिखा है कि समथिंग इज रॉटन इन पेरिस या स्विट्जरलैंड, कि पानी में मछली सड़ रही है। वो किसी नाटक से, इंग्लिश नाटक से कोट किया था अपने जजमेंट में। शेक्सपियर का प्ले था जिसमें कहा था कि समथिंग इज रॉटन इन डेनमार्क, उस चीज को जस्टिस कोट किया था काटजू कोट अपने जजमेंट का। तो ये स्थिति समथिंग नहीं, मेनी थिंग्स इज रॉटन, ऑल थिंग्स इज रॉटन इन डेनमार्क। तो सुप्रीम कोर्ट को और हमारे बार को, सारे बार को, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, स्टेट बार काउंसिल, बार एसोसिएशन ऑफ हाई कोर्ट, इनको हमारे प्रहरी के तौर पर इनको इन मुसीबतों का फायदा उठाने की बजाय और अपने कुछ लोगों को वकालत में उछाल देने के बजाय इस हाई कोर्ट को अच्छे जज आवे, संविधान के हिसाब से फैसला हो और आइडियोलॉजिकली कमिटेड जज न हो। श्रीमती इंदिरा गांधी के समय में भी एक बात हुई थी, कमिटेड जुडिशरी, कितना तहलका मचा था। सुप्रीम कोर्ट के सेलिब्रेटेड जजों ने इस्तीफा दे दिया था। बाद में राजीव गांधी ने भी, इंदिरा गांधी ने भी इसको अपनी गलती मानी थी। यानी कि जो कमिटेड जुडिशरी और इंदिरा गांधी के समय में दिखा था, आज वही कमिटेड जुडिशरी कम से कम इलाहाबाद हाईकोर्ट में तो बहुत ही ब्रेजनली नजर आ रही है। अंत में क्या कहेंगे राजवेंद्र जी? उसके बाद कार्यक्रम को खत्म करती हूँ। अनम्यूट कर लीजिएगा कि जो अभी बात रॉय साहब ने कही कि एवरीथिंग इज रॉटन अबाउट इलाहाबाद हाई कोर्ट, और मैं उसी फ्रेज को ही आगे बढ़ा रही हूँ। शेक्सपियर का प्ले था जिसको जस्टिस काटजू ने कोट किया और आज वो चीज पूरी अप्लाई होती है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। क्या कहेंगे अंत में जस्टिस शेखर यादव जैसे तमाम जो जजेस इस समय इलाहाबाद हाई कोर्ट में हैं, जो फल रहे हैं, फूल रहे हैं सरकार की छत्र छाया में? इसमें बात यही है कि जस्टिस शेखर यादव को लेकर के तो हम लोगों ने, के राय सर और हमारे साथियों ने, हम लोगों ने एक चिट्ठी लिखा था हमारे चीफ जस्टिस को, इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को। अधिवक्ता मंच के हम लोग साथी हैं, मैं कन्वीनर हूँ। अधिवक्ता मंच की ओर से वो चिट्ठी हम लोगों ने चीफ जस्टिस को यही सोच के लिखा था, इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को, कि एटलीस्ट जब तक ये कोई फैसला नहीं होता इनके बारे में, जस्टिस शेखर यादव को कोई जुडिशियल वर्क नहीं दिया जाना चाहिए। आप सोचिए कि माइनॉरिटी के जो, जिसके बारे में इनकी ये ओपिनियन है, उनके मुकदमे या कोई वकील जो माइनॉरिटी से बिलोंग करता हो, उनके मुकदमे इनके सामने जाएंगे तो वो कैसे फ्री होकर के बहस कर सकता है इनके यहाँ, और कैसे उसको न्याय मिल सकता है? तो न्याय होता हुआ तो कहीं दिखेगा ही नहीं ऐसे व्यक्ति के यहाँ जाकर के। और अभी भी उनको जुरिडिक्शन दिया गया है, ये हमारी चिट्ठी के बाद जुरिडिक्शन जरूर उनका बदला गया और फ्रेश मुकदमों से उनको हटा दिया गया, लेकिन अभी भी वो न्यायाधीश के तौर पे काम कर रहे हैं। तो पहला स्टेप तो हमारी गुजारिश ये है कि ऐसे न्यायाधीश पर जो भी एक्शन अभी सुप्रीम कोर्ट लेगा, नहीं लेगा, क्या करेगा, लेकिन उनको कम से कम
इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को चाहिए कि उनसे न्यायिक कार्य छीन लिया जाए, जैसे कि इसके पहले अभी जस्टिस एस.एन. शुक्ला जी से लिया गया था। जी सर, राय सर कुछ कह रहे हैं? हाँ, जस्टिस शुक्ला वाला जो लखनऊ हाईकोर्ट, जस्टिस शुक्ला के ऊपर एलिगेशन था, करप्शन का एफआईआर हुआ था, उनसे न्यायिक कार्य वापस ले लिया गया था। अभी कोई आप सोचिए कि सत्ता का ये प्रश्रय कितना कि सुप्रीम कोर्ट का कोलेजियम बुला रहा है जज साहब को, वहां भी वो सफाई में जस्टिफाई कर रहे हैं। अभी जो बात आ रही है कि उन्होंने जो सफाई में चिट्ठी लिखी है उसमें उन्होंने ये नहीं फील किया कि मैंने कोई संवैधानिक दायित्व से मैं कुछ गड़बड़ किया। उनके अपने बयान पर वो अभी भी कायम है। ऐसे आदमी का न्यायाधीश के तौर पर बने रहना संविधान के मुंह पे तमाचा है, और इससे ज्यादा हम क्या कह सकते हैं। हम जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसमें ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन कम से कम उनसे न्यायिक कार्य वापस लिया जाना चाहिए। इस न्यायालय से, इलाहाबाद उच्च न्यायालय से ऐसे तमाम जजों का ट्रांसफर होना चाहिए जो यहाँ पर जनता के अधिकारों की सुरक्षा करने की बजाय सत्ता की चापलूसी करने में लगे हुए हैं। कुछ चुने हुए चेहरों को, जो हाईकोर्ट के अंदर जो कुछ चुने हुए चेहरे हैं उनको ओबलाइज करना चाहते हैं, और हुकूमत को और उसकी विचारधारा को ओबलाइज करना चाहते हैं। ऐसे लोग संविधान के साथ धोखा कर रहे हैं, देश के नागरिकों के साथ धोखा कर रहे हैं, रूल ऑफ लॉ के साथ धोखा कर रहे हैं। न्यायाधीश की जिम्मेदारी है कि रूल ऑफ लॉ को एस्टेब्लिश करने के काम में निष्पक्ष होकर के वो अपनी दायित्व को निर्वहन करे, जो कि हमारे उच्च न्यायालय में बहुत सारे न्यायाधीश नहीं कर रहे हैं। और इसको जानने के लिए सिर्फ एक ही काम करने की जरूरत है, सभी न्यायाधीशों के 1 साल के पूर्व में दिए गए फैसलों को देख लिया जाए। यहाँ ऐसा है, हमने जब वकालत शुरू किया था 2009-10 में, तो काउ स्लॉटर की बेल बताने पर ही, गैंगस्टर की बेल बताने पर ही कि साहब गैंगस्टर की बेल है, अलाउ हो जाती थी। अभी ऐसे जज हैं जो काउ स्लॉटर की फाइल को छुएंगे नहीं हाथ से, क्योंकि उनका रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हो जाएगा। तो आप फिर और हमारे चीफ जस्टिस को ऐसे मुकदमे उन न्यायाधीशों के यहाँ नहीं देना चाहिए, लेकिन वो 6-6 महीने सेम जुरिडिक्शन में बैठे रहते हैं, और हजारों हजार लोग जिनके ऊपर पुलिस सिर्फ अपनी वसूली के लिए काउ स्लॉटर लगा देती है, और वो जेलों में सड़ रहे होते हैं, और न्यायाधीश फाइल नहीं छूते हैं, तारीखें लगती हैं। हम वकील अगर हम कोशिश करते हैं कि हम अपनी बात को बता पाए अदालत में, तो मुकदमे खारिज कर दिए जाएंगे, उनके यहाँ बहस किए जाएंगे। क्या न्याय हो रहा है इलाहाबाद उच्च न्यायालय में? तो हमारी गुजारिश है हमारे इलाहाबाद उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस से कि इमीडिएटली जस्टिस शेखर यादव से न्यायिक कार्य वापस ले लिया जाए, ताकि ये जो बहुत सारे लोग जो उनके यहाँ जिनके मुकदमे लग रहे हैं, जो फील नहीं कर रहे हैं कि हमें उनके यहाँ न्याय मिल पाएगा, वहां वो बहस करने से, और जो लिटिगेंट उनके मुकदमे वहां ना जा सके, इसके लिए जरूरी है कि उनको न्यायिक कार्य से पहले हटाया जाए, उसके बाद उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि इसी उत्तर प्रदेश में छोटी सी बात कोई अगर मुख्यमंत्री का कार्टून बना देता है तो उसके ऊपर सीरियस मुकदमे हो जाते हैं। और हाई कोर्ट के अंदर इस तरीके का कार्यक्रम हुआ जिसमें बड़े समुदाय के प्रति नफरत फैलाई गई, उसके आयोजकों पर कोई एफआईआर नहीं हुई, उसमें शामिल होने वालों पर कोई एफआईआर नहीं हुई। तो ये सिर्फ जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ नहीं, बल्कि उस कार्यक्रम के आयोजकों पर एफआईआर होना चाहिए। और ये चलन जो है सत्ता समर्थित कार्यक्रमों में जजों को भाग भाग के जाने का, इस चलन बंद होना चाहिए। और न्यायाधीशों को जो एक सुव्यवस्थित उनके बारे में जो समझ है, जो पूर्व में बहुत सारे ऐसे निर्णय आ चुके हैं, न्यायाधीशों को किन किन चीजों में नहीं जाना चाहिए, और न्याय होते हुए दिखे। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का काम एग्जीक्यूटिव के खिलाफ नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा का है, और आप एग्जीक्यूटिव के साथ ही गलबहियां करेंगे तो न्याय क्या करेंगे आप? तो न्यायाधीशों को चाहिए कि न्यायाधीश बनने के बाद वो अपनी जिम्मेदारी को संवैधानिक तौर पर निर्वाह करें, और इस तरीके के किसी भी राजनीतिक संगठनों के कार्यक्रमों में नहीं जाना चाहिए। एक और मैं उदाहरण बता दूं आपकी कि हालत क्या है यहाँ कि संक्षेप में बोलिएगा। संक्षेप में कि 3 क्रिमिनल कानूनों पर अधिवक्ता मंच की ओर से एक सेमिनार हम लोग करना चाहते थे, जिसमें हमारे उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस गोविंद माथुर उसमें कार्यक्रम के मुख्य वक्ता थे और सोल वक्ता थे। उसके लिए हमने उच्च न्यायालय का ऑडिटोरियम हॉल मांगा, बिना कोई कारण बताए रिजेक्ट कर दिया गया। न्यायपालिका की ये हालत है। हमने कहा कि हम कम से कम हमको रीजन बताया जाए कि क्यों आप इस लीगल परिचर्चा के लिए क्यों आप जगह नहीं देंगे, तो कारण भी नहीं बताया गया, और उच्च न्यायालय ने वो हमारी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया, जगह नहीं दिया। बार काउंसिल के पास हाल है, जिसमें बार काउंसिल में हमने रिक्वेस्ट किया और बार काउंसिल ने भी वो हाल नहीं दिया। तो हालत ये है कि आप कानूनी चर्चा संवैधानिक विशेषज्ञों, न्यायिक विशेषज्ञों को बुला के कोई कार्यक्रम करना चाहे तो इलाहाबाद में जगह नहीं मिलती। हमको वो कार्यक्रम मैरिज हॉल में करना पड़ा, और हिंदू परिषद के लिए रोज कार्यक्रम होते हैं।
इलाहाबाद हाईकोर्ट के बहुत सारे वकीलों को मैं जानती हूँ। एक तो मेरा होम टाउन है और परिवार में भी वकील हैं, लेकिन मुझे भी पता है कि कितने वकील कितना बोलते हैं। सब सत्ता के चाटुकार हैं, सब सत्ता के करीब आना चाहते हैं, सब सत्ता की मलाई खाना चाहते हैं। वही हाल जजेस का है, वही वकील का है। और इसीलिए मैंने कहा कि आप दोनों को सैल्यूट कर रही हूं कि इस मुखरता से आपने उन बातों को रखा और बताया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में किस तरीके की सड़न है, जस्ट बिकॉज ऑफ जजेस लाइक जस्टिस शेखर यादव। आज सुप्रीम कोर्ट के ये जो 13 वकील हैं जिन्होंने ये चिट्ठी लिखी है संजीव खन्ना को, अब दायित्व संजीव खन्ना के ऊपर है कि वो क्या एक्शन लेंगे जस्टिस शेखर यादव जैसे लोगों के ऊपर, और जस्टिस शेखर यादव जैसे तमाम जो जजेस हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के, उनके खिलाफ क्या एक्शन होगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, रॉय साहब और राजवेंद्र सिंह जी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ऑन जनगण मन 24/7। थैंक यू।